ये सेकंड पार्ट है क्योंकि पहला वीडियो जो है वो नहीं चल पाया, तो मैं यहाँ पे आगे शुरुआत करती हूँ अपने सेकंड पार्ट के साथ। देखिए, अभी तक हमने गांधी जी की जर्नी जो है वो उनकी अर्ली लाइफ से लेकर उनका साउथ अफ्रीका में क्या एक एक्सपीरियंस रहा वो भी हमने कवर कर लिया। वो इंडिया वापस आए और इंडिया में आकर उन्होंने 3 महत्वपूर्ण ऐसे सत्याग्रह किए, चंपारण, अहमदाबाद स्ट्राइक और खेड़ा सत्याग्रह। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इसके बाद रॉलेट एक्ट के विरुद्ध गांधी जी ने बेसिकली लीड ली। और अब 1919 वो टाइम है जहाँ पे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू होने वाला है। लेकिन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू करने से पहले गांधी जी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे काम किया, जिसका काम था हिंदू मुस्लिम यूनिटी। गांधी जी ब्रिटिश को परेशान नहीं करना चाहते थे। ये वो ब्रिटिश थे जो वर्ल्ड वॉर 1 में लड़ाई कर रहे थे और गांधी जी चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उनके लिए। तो उन्होंने उस समय खिलाफत का इशू, आप लोगों को याद होगा, 1919 का समय है, वर्ल्ड वॉर 1 में ब्रिटेन की जीत जो है वो हो चुकी है और खलीफा जो कि रिलीजियस हेड होता है आपका ऑल मुस्लिम्स का अराउंड द ग्लोब, उनको बेसिकली उनकी पावर्स को छीनना और कम करने की कोशिश की जा रही थी ब्रिटिश द्वारा। तो वो था खिलाफत इशू। गांधी जी ने एक रिलीजियस इशू को पॉलिटिकल इशू के साथ मिलाया। कई लोगों ने क्रिटिसाइज किया कि पॉलिटिकल इशू और रिलीजियस इशू जो है वो कभी भी मर्ज नहीं होने चाहिए, लेकिन गांधी जी ने ये कहा कि मेरे हिसाब से पॉलिटिक्स जो है वो विदाउट रिलीजन नहीं चल सकती। यानी यहाँ पे गांधी जी का मतलब रिलीजन से राम या अल्लाह नहीं है। गांधी जी का मतलब है पॉलिटिक्स विदाउट दी मॉरल कैरेक्टर, पॉलिटिक्स विदाउट कॉन्शियंस जो है वो एक बहुत बड़ा सिन है, जो कि गांधी जी के 7 सिंस जो है आप लोगों ने पढ़े होंगे। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि गांधी जी ने खिलाफत जैसे रिलीजियस इशू को पॉलिटिकल इशू के साथ मर्ज किया और हिंदू मुस्लिम सॉलिडारिटी जो है आपको 1919 में देखने को मिलती है, जो कि बहुत स्केल पे हिंदू मुस्लिम जो है वो इकट्ठे होकर आए। तो पंजाब रॉन्ग्स जो हुए थे, यानी जलियांवाला बाग मैसेकर आपका 13 अप्रैल 1919 में हुआ, उसके खिलाफ साथ ही में जो हिंदू मुस्लिम के बीच में भी जो एक डिवाइड एंड रूल करने की कोशिश की जा रही थी, तो खिलाफत जो है वो काफी हद तक नॉन कॉपरेशन के साथ मिलकर एक बहुत बड़ा इशू बन गया था। लेकिन ऐसा क्या हुआ, आप लोगों को याद होगा 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ। कुछ लोगों ने पुलिस वाले जला दिए थे पुलिस चौकी में, तो जिसकी वजह से गांधी जी का दिल बहुत ज़्यादा दुखी हुआ, क्योंकि वो नॉन वायलेंस को लेके चलते थे। और गांधी जी को एक बात समझ आ गई कि जो इंडियंस हैं अभी भी जो हैं वो युद्ध के लिए तैयार नहीं है, मीन्स एक ऐसी लड़ाई के लिए तैयार नहीं है जिसका बेस नॉन वायलेंस में होना चाहिए। तो इसीलिए गांधी जी ने उस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को, जो कि बहुत ज़्यादा पीक में आप कह सकते हैं, बड़े से बड़े लीडर्स जुड़े हुए थे, उसको उनको ड्रॉप करना पड़ा। उन्होंने उसको ड्रॉप कर दिया। वहाँ पे बहुत सारे लोग जो थे, जो गांधी के साथ जुड़े हुए थे, उनका मोमेंटम टूट गया। और यही वो समय था कि 1925 तक आते आते चित्तरंजन दास जी जो थे, जो कि बहुत बड़े लीडर थे और गांधी जी के साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने अलग से स्वराज पार्टी का जो है वो गठन किया। उस स्वराज पार्टी में, जो कि 1925 में जाके बनी, CR दास, मोतीलाल नेहरू जो कि जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे, इन सब ने मिलकर एक नई पार्टी जो है वो चलाई। तो आप देख सकते हैं कि गांधी जी पे से विश्वास जो है वो कई लोगों का डगमगाया। सुभाष चंद्र बोस का भी विश्वास काफी हद तक इसमें से, इस सारे के सारे इंसिडेंट में से थोड़ा सा हटा था। यूथ जो है वो काफी हद तक जो गांधी जी के साथ था वो भी थोड़ा सा डिसइल्यूजन हो गया। और यही समय है 1925 के बाद कि जब भारत में रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज का जो है वो शुरुआत हुई थी। आप लोगों को याद होगा भगत सिंह एंड ऑल अदर रेवोल्यूशनरी पार्टीज वाले, चंद्रशेखर आजाद, ये लोग कहाँ से डिसइल्यूजन हो गए, वो नॉन कॉपरेशन को एकदम बंद करने की वजह से डिसइल्यूजन हो गए थे। तो आप देखेंगे कोई भी चीज जो है वो सिंगुलैरिटी में नहीं चलती है, बहुत सारी चीजों को साथ लेके चलती है। तो यहां से गांधी जी ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन सीखा कि मासेस जो है वो बहुत लंबे समय तक, कोई भी आप कह सकते हैं बड़े लंबे समय तक मासेस जो है उनको चलाया नहीं जा सकता, उनको रेस्ट करने की आदत होती है, वो थकते हैं। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल आपको मैं अभी फार्मर मूवमेंट का ही दूंगी। जो हमारे फार्म लॉज आए, तो शुरू में कितना उसमें एनर्जी थी, जोश थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे करके ना लोग थक जाते हैं, और ये गांधी जी को समझ आ गया था। इसके बाद गांधी जी का सबसे इम्पोर्टेंट मूवमेंट जो है वो आप बोल सकते हैं कि
25 के बाद बीच बीच में कभी गांधी जी अरेस्ट होते रहे, फिर उसके बाद वो छूट जाते थे। तो ब्रिटिश भी हैरान होते थे कि जब जेल के अंदर हैं तो गांधी जी बीमार है और जैसे ही बाहर आते हैं तो वो लाठी लेके चल पड़ते हैं। गांधी जी का अब इमर्जेंस एज महात्मा गांधी या जो फादर ऑफ नेशन है वो आने वाला है। वो आने वाला है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का। ये वो समय है जब भारत में आप लोग थोड़ा सा पॉलिटिकल हिस्ट्री को स्टडी करेंगे तो वो करेंगे कि बड़े सारे रिफॉर्म्स लेकर आ रहे थे ब्रिटिश। पहले 1909 में मॉन्टे मिलो मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स आए, 1919 में मॉन्टे केल्म्सफोर्ड रिफॉर्म्स आए और साइमन कमीशन भी आया, आप लोगों को याद होगा, है ना, भारत से वापस जाओ। 1930 तक आते आते सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो भारत में लॉन्च हो गया था। लेकिन इससे पहले आप लोगों को याद होगा गांधी जी की दांडी मार्च की जो यात्रा थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। अंग्रेजों ने सॉल्ट पे टैक्स लगाया था। गांधी जी का मानना था कि सॉल्ट इतना बेसिक है लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा एक क्लोज, ऐसी आप कह सकती है, एक ऐसा क्लोज चीज़ है जो लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी को इम्पैक्ट करता है। तो इसीलिए गांधी जी जो है वो साबरमती आश्रम से, आप लोगों को याद होगा, वो 12 मार्च 1930 को निकले और 6 अप्रैल 1930 को बेसिकली दांडी पे जाकर उन्होंने सॉल्ट को उठाया। सॉल्ट को उठाने का मतलब था कि सॉल्ट पे बनाने की मोनोपोली उस समय सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश सरकार के पास थी। तो जैसे उन्होंने सॉल्ट उठाया, उनको पता था उनको जेल हो जाएगी। तो उनके बाद नेक्स्ट जो थे यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट जो लीडर आए हैं उसके बाद वो आए अब्बास तायब जी। तो अब्बास तायब जी ऑफकोर्स जो कि मुस्लिम थे और आज हिंदू मुस्लिम नैरेटिव इतना चेंज हो चुका है भारत में, इतनी कड़वाहट है, लेकिन देखिए उस समय हर वर्ग का इंसान जो है वो साथ लेके चलते थे गांधी जी। जैसे ही अब्बास तायब जी जो हैं वो अरेस्ट हुए उसके बाद थर्ड सरोजनी नायडू जो हैं वो लीड में आई और धरासाना सत्याग्रह भी कहा जाता है इसे। तो अपने आप में यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि धरासाना सत्याग्रह जो कि सूरत में है उसको लीड किया था सरोजनी नायडू ने। तो ये यहाँ पे ये सब हो रहा है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद गांधी जी ने सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो अटेंड करी, क्योंकि ब्रिटिश ने कहा कि हम लोग इस प्रकार का मूवमेंट जो है वो नहीं सहन कर पाएंगे और हम लोगों को नहीं इस तरह की अनारकी चाहिए इंडिया में। तो आप राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो कि लंदन में हुआ करती थी उसमें आ जाएं आप, हम आपसे बात करेंगे। तो इस दौरान गांधी जी ने काफ़ी सारी डिमांड्स रखी, लेकिन जब उन्होंने देखा कि सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उनके हाथ में कुछ नहीं लगा तो गांधी जी ने वापस जो है वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो कि कुछ समय के लिए सस्पेंड किया गया था उसको पुनः शुरू कर दिया। तो एक प्रॉब्लम ये रही थोड़ी सी कि गांधी जी को लगता था कि अगर ये मूवमेंट उनके प्रिंसिपल से नहीं चल रहा तो वो एकदम से उसको ड्रॉप कर देते थे विदाउट टेकिंग अकाउंट कि बाकी लोग क्या सोचेंगे। और ये भी शायद एक बहुत बड़ी वजह रही है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो बीच में अलग अलग मूवमेंट्स चलाने लग गए या डिवाइड हो गए। बट हम लोग को ये बात समझनी पड़ेगी, गांधी जी ने ऐसा कभी भी नहीं कहा कि उनके साथ चला जाए। गांधी जी अपने प्रिंसिपल्स को साथ लेके चलते थे, वो अकेले भी चले, लोग उनके साथ भी चले। तो गांधी जी के लिए लोगों से ज़्यादा ज़रूरी उनके अपने प्रिंसिपल्स थे। और कहीं पे भी अगर नॉन वायलेंस नहीं प्रैक्टिस हो रहा, यानी कहीं पे वायलेंस हो रहा है, क्योंकि गांधी जी बहुत जानते थे कि अगर हम लोग वायलेंट होंगे तो ब्रिटिश हम लोगों को मार पीट कर जेल में डाल देंगे, या फिर जिस तरह से भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के साथ हुआ तो वो चीज़ जो है वो बहुत सारे इंडियंस के साथ होनी थी। तो कई लोग बोलते हैं कि क्या गांधी जी नहीं होते तो क्या आज़ादी नहीं मिलती। तो इसका जवाब शायद ये रहेगा कि गांधी जी अगर नहीं होते तो आज़ादी तो मिलती, लेकिन बहुत ज़्यादा ब्लड शेड के स्टेक पर मिलती। मतलब बहुत लोग जो हैं वो वायलेंट होके, खून खराबा होके बहुत लोग शायद मारे जाते और इतनी पीसफुल तरीके से हमको आज़ादी कभी ना मिलती। तो गांधी जी ने हमें बहुत, आप कह सकते हैं कि पीसफुल तरीके से डिग्निफाइड वे में आज़ादी दिलाई है। इसके बाद ये पॉलिटिकल हिस्ट्री कवर करने के बाद मैं नेक्स्ट पॉइंट बताना चाहती हूँ, इन्फ्लुएंसेस ऑन गांधी जी। आप पे क्वेश्चन जो है वो यहाँ से बनेगा, ये थोड़ी सी रूपरेखा मैंने यहाँ पे बांध दी सारी की सारी कि किस प्रकार से है। तो देखिए नंबर 1 मैं बताना चाहती हूँ यहाँ पे कि द नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस का आइडिया। गांधी जी का बेस ही नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस है कि अहिंसा और ट्रुथ, मैंने पहले भी कहा था। तो नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस का आइडिया गांधी जी को हेनरी डेविड थॉरो से आया है। तो आप याद रखना कि सिविल डिसोबीडियंस या नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस का जो आइडिया है वो हेनरी डेविड थॉरो से गांधी जी को आया है, रिमेंबर दिस। सेकेंड, द आइडिया ऑफ सेल्फ सैक्रिफाइस, ये आइडिया गांधी जी को सोक्रेटिस से आया है। सोक्रेटिस आप सब जानते हैं कि एथेन में उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा थी और सोक्रेटिस ने मौत को चुना था लेकिन अपने प्रिंसिपल्स पे कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं। और द आइडिया ऑफ
बीइंग अ क्रिटिक ऑफ द अर्बनाइजेशन। गांधी जी अर्बनाइजेशन के बहुत बड़े क्रिटिक थे। गांधी जी का मानना था, अभी मैं आपको बताऊंगी, हिंद स्वराज में गांधी जी ने ये भी बोला है कि जो डॉक्टर्स हैं, जो लॉयर्स हैं, या जो रेलवे बनाने वाले हैं, ये बेसिकली हमारे दुश्मन हैं, क्योंकि ये कैपिटलिज्म तो फैला रहे हैं, साथ ही साथ में लोगों को और गरीब कर रहे हैं। ही वॉज अ आर्डेंट क्रिटिक ऑफ अर्बनाइजेशन, और ये आइडिया उनको आता है रैल्फ वॉल्डो इमर्सन का। ही इज इंग्लिश मैन। तो रैल्फ वॉल्डो इमर्सन जो है वो एक ऑथर है, और वहां से उन गांधी जी को ये आइडिया आता है। तो ये ऑफ कोर्स नेचुरली है, मैं सारे के सारे नोट्स जो हैं ये PDF में डाल दूंगी, सो यू डोंट हैव टू वरी। सो इससे पहले हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करें। कुछ यहाँ पे मैं एक दो चीज़ें आप लोगों से डिस्कस करना चाह रही हूँ। कुछ आइडियाज़ जो गांधी जी के बहुत हैं, वो है सत्याग्रह का आइडिया। देखिए, सत्याग्रह के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया, सत्याग्रह एज एन सत्य के लिए आग्रह। तो दो इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल सत्याग्रह के आ जाते हैं, ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। यानी सत्याग्रह भी दो किस्म का होता है। इंडिविजुअल सत्याग्रह, आप लोगों को याद होगा 1940 में जब अगस्त ऑफर आया था, जो कि एक प्रकार का लॉलीपॉप था इंडियंस के लिए, तो वो सत्याग्रह जो है वो इंडिविजुअल इसीलिए बिकॉज उस समय भी ब्रिटिश जो थे वो वॉर में थे, और गांधी जी का मानना था कि ब्रिटिश से भी ज़्यादा खतरनाक अगर कोई फोर्स है वो है नाजीज़ की फोर्स और जापानियों की फोर्स। इसीलिए गांधी जी ब्रिटिश को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे, और उन्होंने इंडिविजुअल सत्याग्रह किया। तो इंडिविजुअल सत्याग्रह में पहले गांधी जी खुद बैठे, उसके बाद वो अरेस्ट हो गए, उसके बाद उनके बाद विनोबा भावे बैठे, विनोबा भावे भी अरेस्ट हो गए। उसके बाद जो आपके तीसरे व्यक्ति रहे वो रहे आपके जवाहरलाल नेहरू, और लास्ट में ब्रह्मदत्त। तो ये सीक्वेंस भी आप जरूर याद रखिएगा कि इंडिविजुअल सत्याग्रह में कौन कैसे कैसे बैठे हैं। इंडिविजुअल सत्याग्रह के 3 पॉइंट्स हैं। अगर मैं बोलूँ, या सत्याग्रह के ही 3 प्रिंसिपल्स आ जाते हैं। नंबर 1 इज फास्टिंग, जो कि हमने बताया था गांधी जी समय समय पर हंगर स्ट्राइक किया करते थे। तो फास्टिंग पहला था। दूसरा था स्ट्राइक, याद रखिए, पीसफुल स्ट्राइक। और स्ट्राइक करना अभी भी, पीसफुल असेंबली या इकट्ठे होना अभी भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है, लेकिन ये पीसफुल होना चाहिए। और थर्ड आ जाता है आपका हिजरत। हिजरत का मतलब होता है माइग्रेशन। तो ये 3 पॉइंट्स हैं। तो सत्याग्रह इज नथिंग बट द मॉरल प्रेशर ऑन एन अनजस्ट गवर्नमेंट कि हम लोग नहीं झुकेंगे गलत बात के लिए। नेक्स्ट, बाकी मैं आपको बताना चाहती हूँ, ही हैज़ बीन आर्डेंट फॉलोअर ऑफ द थीम दैट चरखा चलेगा तो खादी बनेगा। तो चरखा चलेगा खादी बनेगा, तो खादी, हैंड स्पिनिंग, वो मानते थे कि सेल्फ रिलायंट होना बहुत ज़रूरी है, और खादी उसके लिए बहुत ज़रूरी है। कुछ यहाँ पे मैंने गांधी जी के कोट्स वगैरह भी मेंशन किए हैं, आप इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा PDF से। गांधी जी यहाँ पे एजुकेशन के बारे में बात करते हैं। तो वारधा स्कीम ऑफ एजुकेशन, जो कि 1937 में गांधी जी लेकर आए थे, जिसकी कमेटी बनाई गई थी जाकिर हुसैन कमेटी, उसमें एजुकेशन का एम बताया गया। गांधी जी के अकॉर्डिंग जो एजुकेशन है, जो वेस्टर्न एजुकेशन है, वो लोगों को करप्ट कर रही है। देखा जाए तो कुछ समय पहले गांधी जी ने खुद वो एजुकेशन हासिल की, और काफ़ी हद तक ही वॉज एन इंग्लिश मैन। लेकिन मैंने फिर बोलना चाहती हूँ कि समय के साथ बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं। एम ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू गांधी जी जो हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, एजुकेशन शुड बी सेल्फ सपोर्टिंग। एजुकेशन में कैरेक्टर और मॉरल डेवलपमेंट होना चाहिए। एजुकेशन में इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि आप एक बेसिक लाइवलीहुड को अर्न कर सके। एजुकेशन जो है वो आपकी ऐसी होनी चाहिए कि जो सोसाइटी के साथ आपको लिंक करे, ना कि कुछ आइडियलिस्टिक एजुकेशन। तो ये है एक गांधी जी का आइडिया आप लोगों से डिस्कस करना चाहती हूँ। मीन एंड एंड की थ्योरी है। गांधी जी कहते हैं कि अगर आपके मीन्स अच्छे हैं, मतलब अगर आपने किसी चीज़ को हासिल करने के लिए जो रास्ता अपनाया है अगर वो सही है, तो आपको रास्ता भी सही मिलेगा, आपको मंजिल भी सही मिलेगी। तो गांधी जी के लिए मीन्स और एंड में से जो ज़्यादा ज़रूरी है वो मीन्स हैं। तो राइट मीन्स जो होते हैं दे लीड अस टू द राइट एंड्स। इसको ज़रूर याद रखना। गांधी जी कहा करते थे दैट इफ़ यू टेक केयर ऑफ योर मीन्स द एंड विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। तो एक ये था आइडिया। बाकी गांधी जी मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि फास्टिंग के रहे हैं। मैंने इसमें मेंशन किया हुआ है कि फास्टिंग जो है यानी अनटू डेथ, जब तक मर नहीं जाऊंगा, मतलब फास्टिंग तब तक करता रहूंगा। 3 ओकेजन्स पे, 3 सिग्निफिकेंट ओकेजन्स पे गांधी जी ने फास्टिंग की है। पहला जब चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था 1922 में, तो वायलेंस क्योंकि लोगों ने किया तो वो खुद को बेसिकली एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि सज़ा देते थे, अपनी बॉडी को सज़ा देते थे ना खाकर। तो चौरी चौरा इंसिडेंट 1922 में। दूसरा
32 में जब कम्युनल अवार्ड दिया गया। देखिए गांधी जी और अंबेडकर की जो टसल रही है आप उसको ज़रूर पढ़ना। अरुंधति रॉय ने जो एक किताब भी मेंशन की है, कंपाइल की है, और अंबेडकर की पर्सपेक्टिव से जो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट नाम की किताब है वो मैंने पढ़ी है, वो काफ़ी अच्छी किताब है, आप भी उसको ज़रूर पढ़ें। तो उसमें कम्युनल अवार्ड के बारे में दिया गया है। देखिए 1932 का वो समय है जब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड की गई। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस गांधी जी ने भी अटेंड की, इनफैक्ट कांग्रेस ने भी अटेंड की, और वहाँ पे अंबेडकर भी आए हुए थे और बाकी अदर अदर पीपल ऑल्सो ज्वाइंड इट। वहाँ पे जो आपके मैकडोनल्ड थे उन्होंने वहाँ पे एक अवार्ड दिया जिसे कम्युनल अवार्ड कहा जाता है, कि जो आपके मुस्लिम्स हो गए, क्रिश्चियंस हो गए, ये ऑलरेडी आपके माइनॉरिटी थे, डिप्रेस्ड क्लासेस को भी जो है वो माइनॉरिटी स्टेटस देने की बात की गई और सेपरेट इलेक्टोरेट देने की बात की। जब ये बात गांधी जी ने सुनी तो उनको बहुत बुरा लगा। मैंने पहले भी कहा था ही ऑलवेज स्टूड फॉर हिंदू मुस्लिम यूनिटी। गांधी जी ने कहा कि ये इंडियंस को यानी हिंदू को डिवाइड करने की बात की जा रही है। गांधी जी हिंदुइज्म में भी बिलीव करते थे, याद रखें, कास्टिज्म में भी बिलीव करते थे, और अंबेडकर वॉज अ आर्डेंट क्रिटिक ऑफ कास्ट। अंबेडकर कहते थे कि कास्ट नहीं होनी चाहिए, कास्ट की वजह से ही जो है हमारी ये हालत है, जो सोशो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है वो कास्ट की वजह से है। इसीलिए अंबेडकर ऑलवेज स्टूड फॉर एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, मींस कास्ट का खात्मा हो जाना चाहिए। सो 1932 में जब ये अवार्ड दिया गया तो गांधी जी ने फिर से फास्टिंग करी, और अल्टीमेटली क्या हुआ, अल्टीमेटली ये हुआ कि इलेक्टोरेट जो है वो डबल 77 सीट्स ऑफर करी थी मैकडोनल्ड ने, तो गांधी जी के कहने पे 144 सीट्स जो है वो ऑफर की गई थी डिप्रेस्ड क्लासेस को, और इस प्रकार से हिंदू में ही डिवीजन को रोका था गांधी जी ने। इस प्रकार से लास्ट जो उन्होंने फास्टिंग करी है वो 1947 में करी है, जब आप लोगों को याद होगा जो नोखाली इंसिडेंट हुआ था बंगाल में, जो कि अब प्रेजेंट डे बांग्लादेश है। तो जब 1947 में पार्टीशन चल रहा था तो ह्यूज ब्लडशेड हुआ था, तो फिर हम कहते हैं कि गांधी जी ने खुद को सजा दी, खुद बेसिकली फास्टिंग पे बैठ गए। सो ही मस्ट बी अ फादर ऑफ अ नेशन फॉर अ कॉज। मैं लास्ट में आप लोगों के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना चाहती हूँ डिस्कस, जो क्वेश्चंस आए हुए हैं 2013 और 14 में। पहला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन ये था कि साबरमती आश्रम जो इस्टेब्लिश किया गया है वो इस्टेब्लिश करने के लिए किस व्यक्ति ने गांधी जी को बेसिकली पैसे दिए थे या मदद की थी, वित्तीय मदद की थी। तो इसका जवाब था डॉक्टर प्रजीवन दास जगजीवन दास मेहता। ये मुझे भी नहीं पता था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने भी इसी में पढ़ा है। तो डॉक्टर प्रजीवन दास जगजीवन दास जी ने 1.5 लाख रुपए की मदद, उस समय 1.5 लाख बहुत होते थे, मदद की थी साबरमती आश्रम इस्टेब्लिश करने के लिए, याद रखें। दूसरा, हिंद स्वराज बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंद स्वराज से हर साल क्वेश्चन आया हुआ है, तो हिंद स्वराज का मैं ये बताना चाहती हूँ कि हिंद स्वराज, पहला क्वेश्चन है कि ये है क्या। तो मैं बता दूं, हिंद स्वराज एक प्रकार का डायलॉग है बिटवीन द रीडर एंड द एडिटर। जब गांधी जी साउथ अफ्रीका ट्रैवल कर रहे थे तो उस समय उन्होंने जाते जाते ट्रेन में ही ये डायलॉग लिखा था बिटवीन अ रीडर एंड अ एडिटर। ये ऑफकोर्स गुजराती में लिखी गई थी और इट वॉज अ डिस्कोर्स ऑन अ सिविलाइजेशन। तो इसमें बहुत सारी बातें गांधी जी ने की हैं जो बेसिकली चाहे वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी के बारे में की है, चाहे वो डेवलपमेंट के बारे में की है। इनफैक्ट उस समय उन्होंने हिंद स्वराज में ब्रिटिश पार्लियामेंट को एक प्रोस्टिट्यूट से भी आप कह सकते हैं कंपेयर किया था। लेकिन बाद में जब उनसे पूछा गया कि अगर आप कुछ बदलना चाहते हैं तो उन्होंने यही कहा था, मैं अपनी वो स्टेटमेंट बदलना चाहता हूँ जो मैंने हिंद स्वराज में ब्रिटिश पार्लियामेंट को कही थी। तो इनका फर्स्ट अमेरिकन एडिशन भी आया था हिंद स्वराज का 1924 में, द सरमन ऑन द सी। तो याद रखिए हिंद स्वराज 1909 में लिखी गई है। इट इज बेसिकली अ डायलॉग बिटवीन द रीडर एंड अ एडिटर। इट इज अ डिस्कोर्स ऑन सिविलाइजेशन। अगर मैं आगे बढ़ूं, आरसी दत्त जो कि आपके रोमेश चंद्र दत्त जो कि इंडियन सिविल सर्वेंट थे, इन्होंने एक इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखी है। तो क्वेश्चन ये आया था कि गांधी जी ने इसको पढ़ने के बाद क्या महसूस किया। तो इसको पढ़ने के बाद गांधी जी की आंखों से आंसू आ गए थे। ये इस प्रकार का नैरेटिव था इंडिया के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो हाफ नेकेड फकीर जो है गांधी जी को किसने कहा था और कब कहा था। तो हाफ नेकेड फकीर जो है वो गांधी जी को विंस्टन चर्चिल जो कि प्रधानमंत्री रहे हैं उस समय, इन्होंने कहा था। और ये कब कहा था, जब वो दांडी यात्रा के लिए निकले थे 12 मार्च 1930 को, तब विंस्टन चर्चिल का ये रिमार्क था। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो जो बुक है अनटू द लास्ट,
गांधी जी ने इसके लिए एक स्टेटमेंट दी थी कि दिस बुक वॉज रिटन विद ब्लड एंड टीयर्स। तो ये अनटू द लास्ट किसने किताब लिखी है? तो ये किताब लिखी है बेसिकली जॉन रस्किन ने। तो जो भी इन्फ्लुएंसेस गांधी पे रहे हैं हमने पहले भी डिस्कस किए। तो अनटू द लास्ट का बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस रहा है गांधी जी पे, क्योंकि अनटू द लास्ट से ही गांधी जी को सर्वोदय और अंत्योदय का आइडिया आया है। सर्वोदय का क्या मतलब है? सभी का उदय होना चाहिए। जो आज भी भारत सरकार का कहीं ना कहीं ये नारा है कि सबका साथ सबका विकास, तो उसका जो आइडिया है वो गांधी जी की फिलॉसफी सर्वोदय या अंत्योदय में। अंत्योदय का मतलब है द पर्सन स्टैंडिंग इन द लास्ट कॉर्नर, उसको फायदा मिलना चाहिए। जो सबसे ही मार्जिनलाइज्ड बंदा है उसको फायदा मिलना चाहिए। तो आइडिया ऑफ सर्वोदय एंड अंत्योदय जो है वो अनटू द लास्ट रिटन बाय जॉन रस्किन ने गांधी जी को प्रभावित किया। नेक्स्ट इफ आई टॉक अबाउट हरिजन कैंपेन, ऑफ कोर्स इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग जो है वो 1932 में इस्टेब्लिश की गई थी, और यहाँ पे हरिजन वीकली जो है वो यहाँ पे निकली थी, और हरिजन सेवक संघ का भी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो 1932 के आसपास किया गया है। इसको आप जरूर याद रखें। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन डिस्कस करें कि और कौन से क्वेश्चन आ रखे हुए हैं, तो ये है कि 1936 से लेकर 1945 तक गांधी जी ने मनोर विला में, जो कि शिमला में है, वहां पे स्टे किया। मनोर विला का रिलेशन किस पर्सनालिटी के साथ है? तो इसका जवाब था राजकुमारी अमृत कौर, जो कि ऑफ कोर्स आपकी पहली फीमेल हेल्थ मिनिस्टर रही इंडिपेंडेंट भारत की। तो राजकुमारी अमृत कौर जो है उनका रेजिडेंस था ये मनोर विला शिमला में। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है कि गांधी जी कब भारत आए? तो वो 9 जनवरी 1915 को वापस आए, जिसे प्रवासी भारत दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ये किसने कहा था कि रेयर पर्सनैलिटी लाइक गांधी अराइव रेयरली ऑन द अर्थ फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी एंड मदरलैंड। तो ये डॉक्टर प्रजीवन दास मेहता ने ही कहा था, जिन्होंने गांधी जी को पैसे दिए थे ताकि वो साबरमती आश्रम को इस्टेब्लिश कर पाएं। फटाफट में हिंद स्वराज के बारे में 4 पॉइंट्स बताना चाहती हूँ, बिकॉज हिंद स्वराज गांधी जी का बहुत ही अहम हिस्सा है और इससे प्रश्न जो है वो बनता ही बनता है। हिंद स्वराज का पहला क्वेश्चन आ जाता है कि पहला पॉइंट आ जाता है, याद रखना, गांधी जी ने जो वर्ण सिस्टम है या जो वर्णा आश्रम है, वर्णा आश्रम का सिंपल सा मतलब है कि जो एक व्यक्ति जो है वो पहले ऑफ कोर्स छोटा होता है, उसके बाद वो उसका ब्रह्मचर्य का जीवन होता है, फिर उसके बाद वो गृहस्थ जीवन में आता है, फिर उसके बाद वो जो आपका दूसरा एक पार्ट होता है जहाँ पे वो ट्रैवल करता है, एंड लास्ट में ऑफ कोर्स सन्यासी जीवन आता है। एक ये चीज़ को उन्होंने वर्णा आश्रम को सिस्टम को अपहेल्ड किया, दूसरा वर्ण सिस्टम को बहुत अपहेल्ड किया। गांधी जी का मानना था कि आप जो आपके एंसेस्टर्स रहे हैं वो जो काम किया करते थे उसमें आपको बहुत ज़्यादा प्राउड लेना चाहिए। तो अगर कोई हरिजन भी है और अगर उसकी फैमिली कोई काम करती आई है तो उस हरिजन को उस काम में भी जो है वो प्राउड लेना चाहिए। अंबेडकर इसके बहुत बड़े क्रिटिक रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत है। दूसरा अगर मैं बात करूं तो गांधी जी ने हिंद स्वराज में ब्रिटिश पार्लियामेंट को एक प्रोस्टिट्यूट के साथ भी कंपेयर किया, जिसको बाद में उन्होंने बदलने की भी बात कही 1924 में कि मैं स्टेटमेंट को बदलना चाहता हूं। इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म के बारे में गांधी जी ने बोला है कि ये बिल्कुल ही व्यर्थ है और हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बेसिकली खराब कर दी हैं, इसीलिए गांधी जी ने वहाँ पे चरखा और स्वराज जो स्वदेशी है उसको ज़्यादा महत्वता दी। लास्ट पॉइंट था कि लॉयर्स, डॉक्टर्स, रेलवेज जो हैं वो हमारे भारत को और ज़्यादा गरीब कर रहे हैं। हु वॉज द फर्स्ट बायोग्राफर ऑन गांधी, मतलब पहले कौन से ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने गांधी के बारे में सबसे पहले लिखा? तो इनका जवाब था जोसेफ जॉन डॉक, इसको याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो ऐसा कौन सा स्पेशल सेशन हुआ है गांधी जी का जहां पे उन्होंने सत्याग्रह के आइडिया को अप्रूव किया था अगेंस्ट द गवर्नमेंट? तो ये कलकत्ता सेशन था 1920 का, जिसको लाला लाजपत राय ने प्रिसाइड किया था, और यहाँ पे सत्याग्रह के आइडिया को प्रमोट किया गया और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की शुरुआत की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी को ऐसा कब रियलाइज हुआ दैट स्ट्रगल इन इंडिया इज नॉट बेस्ड ऑन द नॉन वायलेंस ऑफ अ ब्रेव? मैंने पहले भी कहा था गांधी जी मानते थे कि नॉन वायलेंस करना ही ब्रेव है, लेकिन जिस प्रकार से इंडिया में देख रहे थे गांधी जी बाद में कि इतना ज़्यादा ब्लड शेड हो रहा है, 1942 जब क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ उसके बाद तो ब्लड शेड बहुत ज़्यादा बढ़ गया और अंग्रेज़ों ने खूब लाठियाँ चलाई, अंग्रेज़ों ने खूब जुल्म ढाए। उसको गांधी जी को लगा कि चुप रहना जो है वो गलत है, इसीलिए गांधी जैसा व्यक्ति है जो 1942 में आते आते डू एंड डाई का नारा दे रहा है। तो आप देखिए कितना ज़्यादा वेरिएशन, कितना ज़्यादा चेंज आया है गांधी जी के बोलने पे भी कि हम लोग अब सहेंगे नहीं, जैसा होता है या तो मर जाओ या फिर भारत को आज़ाद कर जाओ। तो डू एंड डाई का नारा के
पर बेस्ड है ये दैट द स्ट्रगल इन इंडिया इज नॉट बेस्ड ऑन द नॉन वायलेंस ऑफ द ब्रीव। ठीक है जी। एक इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है गांधीयन थ्योरी ऑफ ट्रस्टीशिप पे। ट्रस्टीशिप का क्या मतलब है? ट्रस्टीशिप एक ऐसा सोशो इकोनॉमिक फिलॉसफी है जो ये कहती है कि अमीर लोग बुरे नहीं हैं जब तक कि वो गरीबों की मदद नहीं करते। यानी अमीर लोगों की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं, द वेल्दी पीपल शुड एक्ट एज अ ट्रस्टी ऑफ द पुअर पीपल, और उन्हें वो करना चाहिए। गांधी जी ने अपने समय में बहुत सारे उनके इंडस्ट्रियलिस्ट दोस्त हुआ करते थे, बहुत सारे लोग थे, कभी उनको फिनिक्स सेटलमेंट सेटअप करने के लिए पैसे दे रहे हैं, कभी टॉल्स्टॉय फार्म उन्होंने सेटअप किया, साबरमती आश्रम इतना बड़ा आश्रम बनाया। तो वो कैसे हो रहा है? क्योंकि गांधी जी के मित्र मोस्टली इंडस्ट्रियलिस्ट थे, तो वो कहते थे आपकी जो आज के समय में हम कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ते हैं ना, CSR, तो हम भी तो यही करते हैं। कंपनीज जो हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन कंपनीज को बोलता है कि आप लोग यहाँ पे अपना कारोबार चला रहे हैं तो आप लोगों को कुछ ना कुछ लोगों के लिए ऐसा वेलफेयर के लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ जैसे 2% जो है वो आपको स्पेंड करना पड़ेगा। तो यही गांधी जी का आइडिया था ट्रस्टीशिप का। ये बिल्कुल मार्क्स की आइडियोलॉजी से बिल्कुल ही ऑपोजिट है, अलग है। उसका रीजन ये है, मार्क्स ये कहता था कि जो बुर्जुआ है जो है वो बिल्कुल ही गलत है और जो वर्किंग क्लास है यानी प्रोलिटेरिएट से वही सही है, और एक दिन ऐसा समय आएगा जब प्रोलिटेरिएट जो है वो बुर्जुआ क्लास को खत्म कर देंगे। तो वो मार्क्सिस्ट आइडिया से बिल्कुल ही विपरीत है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा इवेंट था जहां पे गांधी जी को महसूस हुआ कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी को ब्लो हो गया है? तो वो मैंने पहले भी डिस्कस करा, नोखाली इंसिडेंट था जो कि पार्टीशन के समय था और काफी ज्यादा लोगों में ब्लडशेड हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी ने किसे अपना स्पिरिचुअल एयर डिक्लेयर किया था? स्पिरिचुअल एयर का मतलब है कि अपना वारिस किसको डिक्लेयर किया था? स्पिरिचुअल, तो वो विनोबा भावे को किया था, और अपना पॉलिटिकल एयर जो है वो नेहरू को किया था। नेहरू उनको बहुत ज़्यादा पसंद थे। लास्ट के कुछ क्वेश्चंस बचे हैं कि फिनिक्स सेटलमेंट जो हुई है आपकी साउथ अफ्रीका में गांधी जी ने बनाई है, वो कब बनी? तो वो 1904 में बनी। ये वही समय था जब इंडियन ओपिनियन नाम का अखबार भी जो है, जर्नल जो है, वो गांधी जी लिखा करते थे। और ये स्टेटमेंट किसकी है कि द मोस्ट रिलीजियस मैन आई हैव एवर मेट आर पॉलिटिशियंस इन द डिस्गाइज। I however wear a guise of a politician but I am at heart a religious man। तो गांधी जी ने खुद के लिए ये बात करी थी कि मैं एक दिल से एक रिलीजियस मैन हूँ, बाहर से आपको देखने में मैं पॉलिटिशियन लगूंगा, और बाकी लोग इसका बिल्कुल उल्टा हैं, क्योंकि वो हैं पॉलिटिशियंस लेकिन वो दिखते रिलीजियस हैं, तो ये बिल्कुल उल्टा है। तो ये गांधी जी ने अपने लिए कहा था। गांधी जी की स्टेटमेंट है कि गॉड इज आइडेंटिकल टू व्हाट, तो उसका जो आंसर है वो है ट्रुथ। गांधी जी ने ये कहा है कि अगर आप भगवान को पाना चाहते हैं तो उस पाने के लिए आपको ट्रुथ से गुजरना होगा, और ट्रुथ को पाना चाहते हैं तो उसके लिए सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी जो है वो सबसे बड़ी है। मीन्स अगर आप भगवान को पाना चाहते हैं तो उसका जरिया जो है वो सर्विस ऑफ ह्यूमन काइंड है, और ट्रुथ और नॉन वायलेंस जो है वो टूल्स हैं। लास्ट क्वेश्चन इसमें ये था कि गांधी जी ने अपने कपड़े कब त्यागे और बिल्कुल धोती में कब आ गए थे? सो ये हुआ था 1921 में, इसको भी याद रखें। और लास्ट इसमें क्वेश्चन आता है दैट ये 2016 के हैं कि किस व्यक्ति ने ये कोशिश करी थी कि गांधी जी क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाएं? तो इसका आंसर है A.W. बेकर। तो प्लीज़ इसको भी याद रखें आप। और मैक्सिमम क्वेश्चंस हमने कर लिए। एक लास्ट क्वेश्चन बचता है कि जो माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ है, जो कि बेसिकली गुजराती में लिखे गए थे। देखो, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ कोई किताब नहीं है। माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ जो है वो आपकी नवजीवन भारत में जो कि एक वीकली पेपर था, उसमें टुकड़े टुकड़ों में हर एक हफ्ते में छपता था। तो माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ जो है उसको इंग्लिश जो अमेरिकन इसका एडिशन आया था 1948 में, वो महादेव देसाई ने किया था। महादेव देसाई गांधी जी के प्राइवेट सेक्रेटरी थे, बहुत अच्छे मित्र थे, और मोस्टली ये लोग मिलके जो है वो काम किया करते थे। तो याद रखिए, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ को ट्रांसलेट करने वाले वो है महादेव देसाई। और फर्स्ट किताब जो गांधी जी ने लिखी थी वो 1909 में हिंद स्वराज लिखी थी। सो लास्ट क्वेश्चन इसमें है कि ट्रांसफॉर्म करने के लिए सोसाइटी को गांधी जी किस किस चीज़ को सच मानते थे? तो 4 ऑप्शंस हैं इसमें। पहला है हिंदू मुस्लिम यूनिटी, दूसरा है स्वदेशी, और तीसरा है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, एंड डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। सो नेचुरल है, ये तीनों के तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। याद रखना, कास्ट के बारे में गांधी जी ने
कुछ नहीं कहा, वो कास्ट को अपहोल्ड करते थे। जो जैसा है, ब्राह्मण है तो ब्राह्मण, शूद्रा है तो शूद्रा, और ऐसा कुछ नहीं है। जो वर्णा सिस्टम चला आ रहा है वैसा ही चलेगा। कास्ट को भी अपहोल्ड करते थे। इनफैक्ट वो डिग्निटी ऑफ लेबर के बारे में भी बात करते थे। मैंने पहले भी कहा कि ऐसा नहीं है कि अगर कोई शूद्रा है, अगर वो कुछ और बनना चाहता है लाइफ में तो वो बने, लेकिन उसको अपने बोला काम में प्राउड लेना चाहिए, वो जिस काम को वो करता आया है। तो ये क्वेश्चन इज़ वेरी ओपन एंडेड, स्टेटमेंट इज़ वेरी ओपन एंडेड एंड ओपन फॉर डिबेट्स, जो कि होती भी हैं। बट द बेसिक थिंग लाइज इन कि वी कांट जज गांधी जी फ्रॉम टूडेज लेंसेज, और कोई भी किसी के लिए इतनी फास्टिंग नहीं करता, कपड़े नहीं त्यागता, बिलोंगिंग टू सच ए इन्फ्लुएंशियल फैमिली, वो एक कंफर्टेबल लाइफ जी सकते थे। लेकिन फिर भी गांधी जी ने अपने सारे लग्जरीज़ को लाइफ की जो है वो त्यागा, और भारत के लिए जो है वो स्ट्रगल किया, हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए वो हमेशा खड़े रहे। और आखिरी में जब नोखाली इंसिडेंट हुआ और पार्टीशन के समय इतना ब्लडशेड हुआ, तो सबसे ज़्यादा आंसू अगर किसी व्यक्ति के निकले होंगे तो वो गांधी जी के निकले होंगे। तो इसीलिए उस समय से वो बापू या फादर ऑफ द नेशन जो है वो कहलाए, और एकमात्र ऐसे लीडर हैं जो सभी के दिलों में आज भी राज करते हैं। सो दिस वॉज ऑल फॉर द गांधी टीचिंग एंड फिलोसफी। आज थोड़ा सा फिर से बफरिंग इशू हुआ, लेकिन आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मैं इसका PDF जो है वो ओशिन्स कॉर्नर में डालने वाली हूँ, जो कि मेरा नया टेलीग्राम चैनल है। आप सर्च कर लीजिएगा, मैं लिंक भी डाल दूंगी। बट अगर लिंक भी काम नहीं करेगा तो आप सिंपली टेलीग्राम पे जाएं और ओशिन्स कॉर्नर ढूंढें, आपको वहाँ पे टेलीग्राम चैनल ये मिल जाएगा। और वहाँ पे मैं इस गांधीयन फिलोसफी की भी PDF जो है वो कुछ देर में डालती हूँ। सो टिल देन थैंक यू सो मच। और जिनका एग्जाम है अभी संडे को JOIT का, उनको ऑल द वेरी बेस्ट। प्लीज़ मेरे टेलीग्राम चैनल में जाके करंट अफेयर के वीडियोस एक बार देख लो, और हिमाचल का पोर्शन भी देख लो। मैंने हिमाचल की हिस्ट्री के मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो कवर कर लिए हैं और उसमें डाले हुए हैं, तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो ज़रूर आपको वहाँ से आएंगे, और नहीं तो आएंगे कहाँ से। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।